हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 5 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर ले, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख ले, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर ले और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, व्हेन पीपल रिबेल, 1857 एंड आफ्टर। जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 1 को पढ़ेंगे। उसमें हम इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पॉलिसीज एंड द पीपल, नीतियां और लोग। इन द प्रीवियस चैप्टर्स you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी के डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में पढ़ा था, जैसे सब्सिडियरी अलायंस, परमानेंट सेटलमेंट, रायतवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट एक्सेट्रा। और इन पॉलिसीज का विभिन्न लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये भी हमने समझा था। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स वेर ऑल अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। इन पॉलिसीज का असर किंग्स, क्वींस, किसान, जमींदार, जनजातीय समूह, सिपाही सब पे पड़ा था। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। You have also seen how people resist policies and actions that harm their interests or go against their sentiments. हमने लोगों द्वारा दिए गए विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में भी पढ़ा कि कैसे उन्होंने विरोध किया, विद्रोह किया। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती, या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नवाब्स लूज देयर पावर, नवाबों की छिनती सत्ता। सिंस द मिड 18th सेंचुरी, नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर एरोड। 18th सेंचुरी के मिड में राजा और नवाबों को अपनी ताकत छीनने का एहसास हुआ। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई थी। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर ऑथोरिटी एंड ऑनर। धीरे धीरे राजाओं और नवाबों की ऑथोरिटी एंड ऑनर यानी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. बहुत सारे भारतीय रियासतों में रेसिडेंट्स को अपॉइंट किया गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हित के लिए काम करते थे। शासकों की स्वतंत्रता खत्म होते जा रही थी। भारतीय राज्यों पे सब्सिडियरी अलायंस थोप के भारतीय राज्यों की
आर्म्ड फोर्सेस को डिसबैंड कर दिया जाता, मतलब भारतीय राज्यों की सेनाओं को भंग कर दिया जाता था और कंपनी की सेना उन राज्यों में स्थापित कर दी जाती। जब शासक सब्सिडियरी फोर्स के लिए पैसा नहीं दे पाता, तो उसके राज्य के हिस्से पे कब्जा कर लेती थी कंपनी। अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करके शासकों के राजस्व वसूली के अधिकार को भी छीना गया था। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वह इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests. बहुत सारे रूलिंग फैमिलीज ने कंपनी के साथ नेगोशिएशन करना चाहा ताकि वे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. रानी लक्ष्मीबाई जी ने कंपनी के साथ नेगोशिएशन किया था कि उनकी पति के मृत्यु के बाद उनका अडॉप्टेड सन राजगद्दी पे बैठे। उदाहरण के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। नाना साहेब, the adopted son of Peshwa Bajirao II, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन नाना साहेब ने कंपनी से रिक्वेस्ट किया कि उनके पिता के मृत्यु के बाद भी उन्हें उनके पिताजी की पेंशन मिलती रहे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. कंपनी को ऐसा लगता था कि वो इन सबसे सुपीरियर है और अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ पे उसे बहुत कॉन्फिडेंस था। इस वजह से कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध was one of the last territories to be annexed. जो लास्ट टेरिटरी को एनेक्स किया गया था वो था अवध। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856 it was taken over. 1801 में अवध पे सब्सिडियरी अलायंस थोप दिया गया था और 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया गया था। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी declared that the territory was being misgoverned and the British rule was needed to ensure proper administration. अवध पे सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि थोप दी गई थी। नवाब सहायक सेना यानी सब्सिडियरी फोर्स का पैसा चुका नहीं पाए थे, तो कंपनी ने अवध के बहुत सारे हिस्से पे कब्जा कर लिया था। फिर 1856 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने यह बोला कि अवध के नवाब अच्छे से शासन नहीं कर रहे हैं, कुशासन यानी मिस गवर्नेंस कर रहे हैं और कंपनी अपने कर्तव्य से बंधा है, तभी अवध के लोगों को नवाब से आजाद कराना चाह रहा है। ये बोल के कंपनी ने अवध को एनेक्स कर लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। द कंपनी इवन बिगैन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। कंपनी अब मुगल डायनेस्टी को
खत्म करने का प्लानिंग करने लगी थी। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। The name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. कंपनी जो कॉइन्स मिंट करती थी, यानी सिक्के जारी करती थी, उसपे से मुगल किंग का नाम हटा दिया था। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को रेड फोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा और दिल्ली के किसी दूसरे स्थान पे बसाया जाएगा। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would just be called princes. 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने यह डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल एम्परर होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को मुगल एम्परर का दर्जा नहीं दिया जाएगा और उन्हें बस प्रिंस बोला जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द पीजेंट्स एंड द सिपॉयज, किसान और सिपाही। इन द कंट्री साइड, पीजेंट्स एंड जमींदार्स resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से, जमींदारों से बहुत ज्यादा लगान, टैक्सेस लिए जाते थे। रेवेन्यू कलेक्शन के मेथड भी बहुत हार्श थे। परमानेंट सेटलमेंट में सनसेट लॉ यानी सूर्यास्त कानून लाया गया था, जिसमें किसी फिक्स्ड डेट को सूर्यास्त तक अगर जमींदार कंपनी को पैसा नहीं चुका पाता था तो उसकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। ऐसे ही अगर किसान किसी फिक्स डेट को जमींदार को पैसे नहीं चुकाता था तो जमींदार किसानों की चल और अचल संपत्ति यानी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता था। तो किसान और जमींदार दोनों परेशान थे। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। Many failed to pay back their loans to the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled for generations. Moneylenders किसानों को बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते थे। किसान लोन नहीं चुका पाते थे और डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। किसान जमींदार को भी पैसा नहीं चुका पाते थे तो जमींदार किसान की चल और अचल संपत्ति पर कब्जा कर लेता, तो इससे किसान के पुश्तैनी जमीन हाथ से निकल जाती। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। The Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for discontent. कंपनी की सेवा में भारतीय सिपाही भी थे। उनके अपने रीजंस थे परेशान होने के। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। दे वेयर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। भारतीय सिपाही अपने सैलरी के वजह से परेशान थे, अपने अलाउंसेस यानी भत्तों के वजह से परेशान थे और सर्विसेज की कंडीशंस जो थी यानी
काम करने की जो शर्तें थी उससे भी परेशान थे। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। Some of the new rules, moreover, violated their religious sensibilities and beliefs. कुछ नियम कानून ऐसे थे जो भारतीय सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को आहत करते थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। Did you know that in those days, many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste. उस टाइम एक ऐसा बिलीफ सिस्टम था जिसमें लोग मानते थे कि अगर वे समुद्र को क्रॉस करेंगे यानी पार करेंगे तो उनकी जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। So when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order, though they agreed to go by the land route. 1824 से 1826 में जब फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ तो कंपनी ने सिपाहियों को बोला कि समुद्र पार करके लड़ने जाना है, तो सिपाहियों ने मना कर दिया, मगर सिपाहियों ने कहा कि वे जमीन के रास्ते से जा सकते हैं। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। दे वेयर सीवियरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required. सिपाहियों ने कंपनी के ऑर्डर को नहीं माना था तो उन्हें सीवियरली पनिश किया गया और 1856 में कंपनी ने नया कानून पास किया जिसमें बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी के आर्मी में नौकरी करेगा तो उसे समुद्र पार करके लड़ने जाना पड़ सकता है। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. ग्रामीण क्षेत्रों में जो रेवेन्यू सिस्टम इंपोज किया जा रहा था, किसानों को परेशान किया जा रहा था, लगान और टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, किसानों की जमीनें हड़प ली जा रही थी, तो इन वजहों से ये सिपाही बहुत परेशान थे। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। Many of them were peasants and had families living in the villages. ये सिपाही इसलिए परेशान थे क्योंकि एक तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में इन सिपाहियों के परिवार वाले रहते थे और दूसरा ये कि ये सिपाही खुद भी किसान थे जो बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्विस में आए थे, तो इनको पता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालात है। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमॉन्ग द सिपॉयज। इस वजह से किसानों को जो परेशान किया जा रहा था उसका गुस्सा इन सिपाहियों में फैल गया। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, सुधारों पर प्रतिक्रिया। The British believed that Indian society had to be reformed. ब्रिटिशर्स को लगता था कि भारतीय समाज में रिफॉर्म्स यानी सुधार लाने की जरूरत है।
अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। लॉज वेयर पास्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। देखिए, एक चीज समझिए पहले, भारतीय समाज में जो सुधार लाने की बात ब्रिटिशर्स कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि वे लोगों के भले के लिए सोच रहे थे, बल्कि उनके पास ऑथोरिटी और पावर थी, इसलिए वे ऐसा कर रहे थे। और वे इंडियन कल्चर को निम्न स्तर का मानते थे। लेकिन कुछ रिफॉर्म्स अच्छे साबित हुए, जैसे सती प्रथा एबोलिश हुआ और विडो रीमैरिज लॉ यानी विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। लेकिन वहीं पे इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट किया गया और वर्नाकुलर लैंग्वेज को ब्रिटिशर्स ने प्रमोट नहीं किया। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब देशी भाषा यानी स्थानीय भाषा। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. 1830 के बाद कंपनी ने क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ कर दिया कि जहां जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण है, वहां पे वे खुल के काम करें और प्रॉपर्टी और लैंड भी एक्वायर कर सकते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने आई थी। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। इन 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity easier. 1850 में एक नया कानून लाया गया जिसमें क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होना यानी ईसाई धर्म को अपनाना आसान हो गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. इस लॉ में ऐसा प्रावधान रखा गया जिसमें कहा गया कि अगर कोई भारतीय क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होता है तो उससे उसके पुरखों की प्रॉपर्टी नहीं छीनी जाएगी, पुरखों की संपत्ति पे उसका अधिकार रहेगा। इस कानून का नाम था लेक्स लोकी एक्ट ऑफ 1850। लेक्स लोकी एक्ट ऑफ 1850। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their traditional way of life. बहुत सारे भारतीयों को लगा कि ब्रिटिशर्स उनके धर्म को, उनके सामाजिक रीति रिवाजों यानी सोशल कस्टम्स को और वे जैसे रहते आए थे पहले से यानी उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को नष्ट कर रहे हैं। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। There were of course other Indians who wanted to change existing social practices. लेकिन कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो समाज में फैली कुरीतियों को बदलना चाहते थे, जैसे सती प्रथा हो गया। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड are not unusual. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance so that the power of the state breaks down. शासक और प्रजा के बीच का संघर्ष कोई अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन ऐसे स्ट्रगल कभी-कभी इतने पॉपुलर हो जाते हैं
इतने फैल जाते हैं कि राज्य की ताकत छिन्न भिन्न हो जाती है। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी-कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. देखिए, ऐसा कब होता है? जब बहुत सारे लोगों को ये लगने लगे कि उनका एक कॉमन एनिमी है और उन सबको एकजुट होके शत्रु से लड़ना है, शत्रु के खिलाफ आवाज उठानी है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative, and display the confidence to turn the situation around. ऐसे सिचुएशन को डेवलप होने के लिए जरूरत है कि लोग ऑर्गेनाइज हों, मतलब एकजुट हो पहले, लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, लोग इनिशिएटिव ले कि शत्रु के खिलाफ हमें लड़ना है, और लास्टली लोगों में कॉन्फिडेंस हो कि वे शत्रु को हरा सकते हैं। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा लोगों में तो वे कैसे लड़ेंगे? इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। Such a situation developed in the northern parts of India in 1857. 1857 में एक ऐसा ही सिचुएशन डेवलप हुआ भारत के नॉर्दर्न एरियाज में, यानी उत्तरी भागों में। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। आफ्टर ए 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। उसको 100 साल बीत चुके थे। कंपनी के कॉन्क्वेस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन को 100 साल बीत चुके थे। कंपनी के पॉलिसीज ने लोगों को परेशान कर रखा था। तो मई 1857 में एक ऐसा ही विद्रोह हुआ कंपनी के खिलाफ, जिसने कंपनी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of society rose up in rebellion. कंपनी अपने आर्मी के दम पे शासन कर रही थी। बहुत सारे क्षेत्रों में उन आर्मी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, जिसकी शुरुआत मेरठ से हुई, और सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन से लोग आके इस विद्रोह से जुड़े, क्योंकि लोग तो कंपनी के शासन से, पॉलिसी से ऐसे ही परेशान थे। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. कुछ लोग मानते हैं कि पूरे विश्व में 19th सेंचुरी में कोलोनियलिज्म के खिलाफ यह सबसे बड़ा विद्रोह था। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली तक। ऑन 8 अप्रैल 1857 a young soldier मंगल पांडे was hanged to death for attacking his officers in बैरकपुर। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी की सजा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने बैरकपुर में अपने ऑफिसर्स पे हमला किया था। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में
अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. कुछ दिनों बाद मेरठ के जो सिपाही थे, उन्होंने नए कार्ट्रिजेस यानी नए कारतूसों के साथ आर्मी ड्रिल यानी सैन्य अभ्यास करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इन कार्ट्रिजेस में काउस और पिग्स का फैट है। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9 May 1857. आर्मी ड्रिल ना करने के वजह से 85 सिपाहियों को काम से निकाल दिया गया और अफसरों की बात ना मानने के लिए उन्हें 10 साल की जेल हुई। ये घटना 9 मई 1857 को घटा था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। ये 9 मई 1857 की बात है। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इस घटना पे मेरठ के दूसरे भारतीय सिपाहियों का रिस्पॉन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। ऑन 10 में द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सिपाहीज। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ के जेल पे हमला कर दिया और अपने 85 साथी सिपाहियों को आजाद कर लिया। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स। इन सिपाहियों ने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स पे हमला किया और उन्हें मार डाला। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द फिरंगीज। गन्स और एम्यूनिशंस को कब्जे में ले लिया उन्होंने और ब्रिटिशर्स के बिल्डिंग्स और उनकी प्रॉपर्टी को आग लगा दी और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि फिरंगियों के खिलाफ जंग शुरू हो गई है। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country. सिपाहियों ने मन बना लिया था कि वे अब इस ब्रिटिश रूल को देश से खत्म कर देंगे। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड? लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? The soldiers had an answer to this question. The मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। सिपाहियों को इसका जवाब भी मिल गया था। मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। The sepoys of Meerut rode all night of 10 May to reach Delhi in the early hours next morning. इन सिपाहियों ने 10 मई की पूरी रात ट्रैवल किया और अगली सुबह दिल्ली पहुंच गए। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। As news of their arrival spread, the regiments stationed in Delhi also rose up in rebellion. जैसे ही इन सिपाहियों के आने की खबर फैली तो दिल्ली में जो आर्मी की रेजिमेंट थी उसमें भी विद्रोह शुरू हो गया।
जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वेयर किल्ड, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन फायर। दिल्ली के आर्मी रेजिमेंट में भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया गया, आर्म्स और एम्यूनिशंस को कब्जे में ले लिया गया और ब्रिटिशर्स के बिल्डिंग्स और प्रॉपर्टी को आग लगा दी गई। यहां भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort, where the Badshah lived, demanding to meet him. ये सिपाही रेड फोर्ट के आसपास जमा हो गए, जहां मुगल एम्परर रहते थे, और ये सिपाही डिमांड करने लगे कि उन्हें बादशाह से मिलना है। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. बादशाह ब्रिटिश पावर को चैलेंज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक तो बादशाह खुद बूढ़े हो गए थे और दूसरा ब्रिटिश पावर ताकतवर थी, मगर सिपाही भी अड़े हुए थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। They forced their way into the palace and proclaimed बहादुर शाह जफर as their leader. सिपाही फोर्सफुली पैलेस में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड. बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह बात माननी पड़ी। He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. बहादुर शाह जफर ने देश के विभिन्न चीफ्स एंड रूलर्स को एक चिट्ठी लिखी कि ब्रिटिशर से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक कॉन्फेडरेसी यानी एक संघ बनाना जरूरी है। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशंस. इस एक चिट्ठी ने चीजों को बहुत बदल दिया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री. मुगल साम्राज्य देश के एक बहुत बड़े हिस्से पे शासन करता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड chieftains controlled different territories on behalf of the मुगल रूलर. देश के विभिन्न हिस्सों में जो शासक थे, मुखिया थे, वे मुगल एम्परर के अधीन थे और अपने अपने क्षेत्रों पे शासन चलाते थे। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. ब्रिटिश रूल और उनकी पॉलिसीज से ये शासक, ये मुखिया भी परेशान थे, तो उन्हें जब लगा कि मुगल रूल वापस आ सकता है और मुगल बादशाह फिर से शासन कर सकते हैं, तो उन्होंने मुगल एम्परर को अपना सपोर्ट दे दिया, क्योंकि अगर मुगल एम्परर शासन करते तो ये शासक, ये मुखिया अपने क्षेत्रों पे भी शासन कर पाते। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन. अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। दे थॉट द डिस्टर्बेंस
caused by the issue of the cartridges would die down. अंग्रेजों को लगा था कि कार्ट्रिजेस यानी कारतूस वाला मुद्दा शांत हो जाएगा। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल-पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। But Bahadur Shah Zafar's decision to blaze the rebellion changed the entire situation dramatically. लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह को अपना समर्थन दिया और ये बोला कि मैं इस विद्रोह का लीडर हूं, तो सारी सिचुएशन ड्रामेटिकली चेंज हो गई। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया, तो स्थिति रातों रात बदल गई। Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है, तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। It gives them the courage, hope and confidence to act. देखिए, बहादुर शाह जफर के समर्थन ने लोगों के अंदर नई उत्साह, नई उमंग भर दी थी। उनमें साहस आ गया था, उनको होप था कि वे अंग्रेजों को देश से बाहर भगा देंगे और उन्हें कॉन्फिडेंस भी मिल रहा था। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रिबेलियन स्प्रेड्स। बगावत फैलने लगी। आफ्टर द ब्रिटिश वेयर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, देयर वॉज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक। जब सिपाहियों ने अंग्रेजों को दिल्ली से उखाड़ फेंका, उसके एक वीक बाद तक कोई विद्रोह नहीं हुआ। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। It took that much time for the news to travel. Then a spurt of mutinies began. इस एक वीक में विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह की खबरें फैली। देखिए, उस वक्त मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन तो थे नहीं, इसलिए वक्त तो लगना था। लेकिन जैसे ही खबर फैली, विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। जाहिर है, खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। अब यहां पे म्यूटिनी को समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। When soldiers as a group disobey their officers in the army, म्यूटिनी का मतलब होता है जब सिपाहियों का एक समूह अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को नहीं मानते हैं। सैनिक विद्रोह, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। Regiment after regiment mutinied and took off to join other troops at nodal points like Delhi, कानपुर and लखनऊ। एक रेजिमेंट के बाद दूसरे रेजिमेंट में विद्रोह हुआ और सिपाही विद्रोह करके नोडल पॉइंट यानी मुख्य बिंदुओं पर मिलते थे ताकि दूसरे ट्रूप्स की मदद कर सके। ये नोडल पॉइंट्स थे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। आफ्टर देम द पीपल ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स, जमींदार्स एंड चीफ्स who were prepared to establish their authority and fight the British. सिपाहियों के बाद गांव, नगरों में रहने वाले लोग भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने लगे। ये लोग अपने स्थानीय नेता, जमींदार, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए थे। ये जमींदार, ये मुखिया भी ब्रिटिश पॉलिसी, हाई टैक्स एक्सेट्रा के वजह से परेशान थे। उनकी देखा देखी कस्बों और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। वे लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव, who lived near Kanpur, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city. लेट पेशवा बाजीराव टू के एडॉप्टेड सन नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे।
उन्होंने सेना को गैदर किया और ब्रिटिश सैनिकों को वहां से उखाड़ फेंका। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। He proclaimed himself Peshwa. He declared that he was a governor under Emperor बहादुर शाह जफर। उन्होंने खुद को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने घोषित किया कि वे बहादुर शाह जफर के अंडर गवर्नर हैं। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। इन लखनऊ, बिरजिस कद्र, the son of the deposed Nawab वाजिद अली शाह was proclaimed the new नवाब। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में डिपोज कर दिया गया था। अब उनके पुत्र बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। He too acknowledged the suzerainty of बहादुर शाह जफर। उन्होंने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। His mother, बेगम हजरत महल, took an active part in organizing the uprising against the British। बिरजिस कद्र की माताजी बेगम हजरत महल जी ने भी इस विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel sepoys and fought the British along with तांत्या टोपे, the general of नाना साहेब। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी ने विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और वे नाना साहेब के जनरल यानी सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। इन द मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी जी ने 4,000 सैनिकों की एक फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनके राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन उनसे छीन लिया था। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4,000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। द ब्रिटिश वेयर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस। दे वेयर डिफीटेड इन अ नंबर ऑफ बैटल्स। इन रिबेल फोर्सेस के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे जगह पे अंग्रेजों की हार हुई। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गिव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड ज्वाइन द रिबेलियन। अंग्रेजों की हार से लोगों को लगा कि ब्रिटिश रूल कोलैप्स कर गया है, तो लोगों को और भी कॉन्फिडेंस मिला और वे विद्रोह में जुड़ गए। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। अ सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर। खास तौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। मेनी न्यू लीडर्स केम अप। फॉर एग्जाम्पल, अहमदुल्ला शाह, अ मौलवी फ्रॉम फैजाबाद, prophesied that
द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून। बहुत सारे नए नेता सामने आए। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि ब्रिटिश रूल बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। He caught the imagination of the people and raised a huge force of supporters. उन्होंने अपने सपोर्टर्स को एकजुट करके एक बहुत बड़ी सेना बना ली। वो समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। He came to लखनऊ to fight the British. वे अपने सपोर्टर्स के साथ लखनऊ आए अंग्रेजों से लड़ने के लिए। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ आ पहुंचे। इन दिल्ली a large number of Ghazis or religious warriors came together to wipe out the white people. दिल्ली में बहुत सारे गाजी यानी रिलीजियस वॉरियर यानी धर्म योद्धा सामने आए इन अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बख्त खान, a soldier from Bareilly, took charge of a large force of fighters who came to Delhi. बरेली के एक सिपाही बख्त खान ने फाइटर्स की एक बड़ी टुकड़ी के साथ दिल्ली गए लड़ने के लिए। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। He became a key military leader of the rebellion. वो इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। इन बिहार एन ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह joined the rebel sepoys and battled with the British for many months. बिहार के एक ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और अंग्रेजों से कई महीनों तक लड़ते रहे। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइंड द फाइट। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 5 का पार्ट 1 समाप्त होता है और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 5 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। उसमें हम लोग इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।